हेलो टू ऑल ऑफ यू। डीपीपी 15 दिया था मैंने, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन करने के लिए, कर लिया होगा। ठीक है, चलो इसके सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लोग देखते हैं कि कौन कौन। इसमें पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? 2 मोल ऑफ ए आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सपेंड आइसोथर्मली। ठीक है, एंड रिवर्सली फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ 4 लीटर टू 10 लीटर। ठीक है, तो ये वर्क से, थर्मोडायनेमिक्स में देखो वर्क से रिलेटेड है। डिफरेंट टाइप के थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस होते हैं, उसमें वर्क होता है। पढ़ा हुआ आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, डिफरेंट टाइप के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं। उसमें जो वर्क होता है ना, वो वर्क के बारे में कुछ न कुछ दिया इन्फॉर्मेशन। तो देखो प्रोसेस दे दिया गया है कि कौन सा आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है और रिवर्सिबल है। केमिस्ट्री में देखो पढ़ते हैं हम लोग तो रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ते हैं और इरिवर्सिबल। फिजिक्स में पढ़ते हैं और केवल क्या पढ़ते हैं, रिवर्सिबल और आइडियल गैस के लिए, आइडियल प्रोसेस के लिए पढ़ते हैं। लेकिन इसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए रहता था। अभी तो फिलहाल ये किसकी बात किया जा रहा है, रिवर्सिबल का ही बोला जा रहा है। ठीक है, फ्रॉम 4 लीटर टू 10 लीटर। तो देन वर्क डन बाय द गैस, यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि वर्क डन बाय द गैस पूछा गया है, मतलब सिस्टम के द्वारा कितना वर्क किया गया ये पूछा गया है। तो वर्क से रिलेटेड जो भी होते हैं डेटा, फॉर्मूले होते हैं, कॉन्सेप्ट होता है, उसका यूज करते हैं। पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। मोल इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 मोल गैस है। और क्या दिया, टेम्परेचर कितना दिया हुआ, कांस्टेंट टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कितना हो जाएगा 300 केल्विन। केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हमेशा टेम्परेचर किसमें रखते हैं, केल्विन में ही रखते हैं। 4 लीटर से कहां तक जा रहा है, 4 लीटर से 10 लीटर एक्सपेंड किया जाता है। तो V1 हो जाएगा और ये क्या हो गया, V2 हो गया। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में देखो वर्क जो हम लोग लिखते हैं, देखो जो जनरल वर्क होता है वो क्या होता है, केमिस्ट्री में माइनस पी डीबी, पी एक्सटर्नल डीबी होता है। ठीक है, और रिवर्सल प्रोसेस के लिए पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल क्या होता है, बराबर होता है। तो जो फाइनल डेराइव करते हैं हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, वर्क जो आता है वो क्या आता है, माइनस NRT ln V2 बाई V1 होता है। ये सिंपल वर्क आ जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। n की वैल्यू कितना है, माइनस n कितना दिया हुआ 2 मोल, r की वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू कितना रखते हैं 25/3 रख देते हैं, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन होता है। ln V2 बाई V1 10 डिवाइड बाई 4 कर दो, कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां से जो भी आंसर आएगा देखो। अब इसको यहाँ पे ln 10/4 है तो उसको किसमें कन्वर्ट कर लेना, लॉग में कन्वर्ट कर लेना। क्या करेंगे 2.303 से मल्टीप्लाई करके log 10/4, log 10 की वैल्यू पता है 1 होता है और log 4 की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.303। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पे टेम्परेचर भी रखना है। टेम्परेचर कितना है 300 इंटू 300। चलो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 150, कितना होगा माइनस 500। ln 10 को लिख देते, चलो इसको 2.303 लिख देते हैं, 2.303 ln log 10 माइनस log 4। इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 5 माइनस 500 इंटू 2.303। log 10 की वैल्यू 1 होता है, log 4 की वैल्यू 2 इंटू 0.3010 कर देते हैं, 0.6 ले लेंगे, 0.4 के अप्रॉक्स आ जाएगा। तो माइनस 500 इंटू 2.303 इंटू माइनस 0.4 ले लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस में आएगा 0.4 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर देखो वर्क तुम्हारे किस में आ रहा है, वर्क निगेटिव में आ रहा है। ठीक है, सॉल्व कर लेना, इसमें से जो भी आंसर होगा माइनस में आ रहा है। बट देखो यहाँ पे वर्क क्या पूछा गया, वर्क बोला गया वर्क बाय द गैस, मतलब सिस्टम के द्वारा वर्क पूछा गया है। और केमिस्ट्री में जब भी सिस्टम का वर्क होता है वो वर्क क्या होता है, निगेटिव होता है। तो हमने अपना सिंपल फॉर्मूला अप्लाइड किया और आंसर किस में आया, निगेटिव में आया है। अगर आंसर निगेटिव में आया है तो वर्क किससे हुआ, सिस्टम के द्वारा ही वर्क हुआ है और सिस्टम के द्वारा ही वर्क पूछा जा रहा है, मतलब वर्क डन बाय द गैस। तो आंसर किसमें लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। इसमें से कोई सा भी आंसर सही नहीं है। जो भी आंसर तुम्हारा आएगा इसमें से कोई एक ऑप्शन आएगा, बी में से जो भी आएगा
लेकिन वो निगेटिव नहीं पॉजिटिव में रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन सारे गलत दिए हुए, निगेटिव नहीं होगा, आंसर किसमें आएगा पॉजिटिव। तो इसको सॉल्व करना है, जो भी माइनस में रहेगा उसको माइनस हटा के क्या करना है पॉजिटिव में क्या करते हैं आंसर दे देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं। ठीक है, वर्क से रिलेटेड ही है ये भी, वर्क और हीट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता है, केमिस्ट्री में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या लिखते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू क्या लिखते हैं क्यू प्लस डब्ल्यू, और इससे रिलेटेड है। और हीट कितना, हीट देने पे मतलब हीट एब्जॉर्ब करता है तो सिस्टम पॉजिटिव लिखते हैं निगेटिव लिखते हैं, वर्क गैस वर्क करता है तो पॉजिटिव निगेटिव लिखते हैं, इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो चलो एक ग्राफ दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो कह रहा है कि एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू द साइकिल ए बी सी ए। स्टार्ट कहां से हो रहा है प्रोसेस, ए बी सी ए, यहाँ तक एक साइक्लिक प्रोसेस है। और साइक्लिक प्रोसेस में पता है कि कोई भी जो भी क्या होता है, जैसे डेल्टा यू हो गया डेल्टा एच हो गया, जो क्या होता है पाथ पे डिपेंडेंट पाथ इंडिपेंडेंट जो प्रोसेस होता है, ठीक है, तो वो क्या उनकी वैल्यू क्या होता है जीरो होता है। वर्क और हीट तो जीरो नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी क्या होता है पाथ इंडिपेंडेंट प्रोसेस होते हैं, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा जी, ये सब क्या होते हैं जीरो होते हैं साइक्लिक प्रोसेस के लिए। तो एक साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है, इतना तो बोल दिया प्रोसेस के लिए फिगर के लिए। ठीक है, कह रहा है कि द नेट हीट सप्लाइड इज 5 जूल, मतलब हीट सप्लाइड मतलब सिस्टम को हीट दिया जा रहा है, तो क्यू क्या लिखेंगे पॉजिटिव में लिखेंगे कितना 5 जूल हो रहा है। ठीक है, हीट सप्लाइड हो रहा है। देन द वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस ऑफ सीए, सीए प्रोसेस में क्या बताना है वर्क बताना है, कि इस प्रोसेस में वर्क बताना है। तो सिंपल क्या करना है वही जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ फॉर्मुलेशन यहाँ पे क्या करना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे, जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो देखो डेल्टा यू की वैल्यू पहले चेक करते हैं, डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगा जीरो, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो आ गया। क्यू हीट सप्लाइड हो रहा है सिस्टम को, हीट सप्लाई तो क्यू पॉजिटिव में आएगा, तो यानी कि ये क्या हो गया 5 जूल हो गया। अब वर्क लिखते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस के लिए वर्क लिखेंगे, तो पूरे प्रोसेस के लिए वर्क लिखना है तो इस प्रोसेस में वर्क प्लस इस प्रोसेस में वर्क प्लस इस प्रोसेस में वर्क। अब देखो वर्क जीरो किसमें किसमें होगा, जिसमें वॉल्यूम क्या हो कांस्टेंट हो, जैसे देखो बीसी प्रोसेस में वो वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट हो, क्योंकि वर्क क्या होता है माइनस पी डीबी होता है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो वर्क क्या आएगा जीरो आएगा। तो इस प्रोसेस में वर्क क्या हो गया जीरो हो गया। तो इस प्रोसेस और इस प्रोसेस में लिखा है, तो हमें तो देखो वर्क फाइंड करना है किस प्रोसेस में सीए प्रोसेस में, तो वर्क फाइंड ही करना है, प्लस ए बी प्रोसेस में वर्क निकाल सकते हैं। देखो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ दिया था, वॉल्यूम और जनरली क्वेश्चन क्या रहता है वॉल्यूम यहाँ पे रहता है प्रेशर यहाँ पे रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो क्या लिखा होता है वर्क इक्वल टू क्या होता है पी वी टू माइनस वी वन करना होता है तुम्हें। ठीक है, तो यहां से देख लो वी टू माइनस वी वन कर लो, यहां से प्रेशर कितना दिया हुआ है कांस्टेंट प्रेशर 10 है, वी टू माइनस वी टू कौन सा है वो माइनस पी डी भी होता है, माइनस लगा लेते हैं, वर्क क्या होता है माइनस पी डी बी होता है, तो माइनस 10 और वी टू माइनस वी वन 2 माइनस 1 कर लेते हैं, तो यहां से क्या जाएगा 0 इक्वल टू 5 प्लस वर्क ऑफ सीए प्रोसेस माइनस 1, ये क्या जाएगा 1 हो जाएगा, तो माइनस 10 यहाँ से क्या होगा 5। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से वर्क सीए कितना आ जाएगा सीए प्रोसेस में वर्क क्या आएगा तुम्हारा, यहाँ से माइनस आ जाएगा और यहाँ से -5, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, वर्क कितना आ गया वर्क ऑफ सीए इक्वल टू 5 जूल। तो ये देखो अभी आंसर नहीं आया, अभी देखो ये 5 जूल आ गया, लेकिन ये सीए प्रोसेस में किसका हुआ देखो केमिस्ट्री में वर्क पॉजिटिव आ गया, मतलब वर्क पॉजिटिव आ गया, जो सिंपल हमने प्रोसेस लगाया वर्क पॉजिटिव आ गया, मतलब किसने वर्क किया सराउंडिंग ने वर्क किया है। जब भी हम सिंपल कैलकुलेशन करते हैं केमिस्ट्री में वर्क अगर पॉजिटिव आ रहा था यानी किसने वर्क किया सराउंडिंग ने वर्क किया। पूछा क्या गया वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस, उस गैस के द्वारा कितना वर्क हुआ सीए प्रोसेस में, मतलब सिस्टम का वर्क पूछा जा रहा है, सिस्टम का वर्क पूछा जा रहा है, तो वर्क इस एक्चुअल में प्रोसेस वो कौन सा रहा है कंप्रेशन और सराउंडिंग वर्क कर रहा है, पूछा क्या जा रहा है सिस्टम का, तो इसलिए क्या करेंगे माइनस में लगा के लिखेंगे, आंसर क्या आएगा आंसर आ जाएगा बाय द गैस वर्क कितना होगा -5 जूल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है।
चलो नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज अ स्टेट ऑफ चेंज। यहां से यहां तक स्टेट चेंज हो रहा है, कोई सिस्टम है, ठीक है, वो 1 मोल गैस है आइडियल गैस का, ठीक है, 2 ATM 3 लीटर से 2 ATM 7 लीटर है। ये चीज समझ में आ रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, 3 लीटर से 7 लीटर विथ एन अंडर चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू की वैल्यू जो दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, डेल्टा यू दिया हुआ है 30 लीटर एटीएम, एन इक्वल टू कितना दिया हुआ, 1 मोल दिया हुआ है, और कहां से कहां जा रहा है, 2 ATM 3 लीटर से 2 ATM 7 लीटर यहां तक जा रहे हैं, ठीक है। कह रहे चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच बताना है, डेल्टा एच की वैल्यू बताना है। तो देखो थर्मोडायनेमिक्स में एक एंथैल्पी टॉपिक होता है, ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग पढ़ा था, डिफरेंट टाइप के नंबर ऑफ फॉर्मूले थे, ठीक है। एक जो बेसिक फॉर्मूला था जो H इक्वल टू जो डेफिनेशन से आता है, H इक्वल टू क्या होता है, U प्लस PV। ये जो बेसिक डेफिनेशन होता है कि जो एंथैल्पी बोलते हैं सिस्टम की इंटरनल एनर्जी और PV एनर्जी का जो सम होता है वो H होता है। इसी से बाकी जितने भी फॉर्मूले थे सारे फॉर्मूले डिराइव किए गए थे, ठीक है। तो उसी में से देखना है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाइड कर सकते हैं। जितने भी डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले थे, डिफरेंट टाइप के प्रोसेस के लिए निकाला गया था, प्रोसेस के बाद से उसमें कौन सा प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है क्या कांस्टेंट नहीं, कौन से सब्सटेंस के लिए, आइडियल गैस के लिए, गैस के लिए, या फिर सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए, डिफरेंट टाइप के क्या था फॉर्मूले। तो उसमें सबसे ज्यादा जो फॉर्मूला जो होता है क्या है, रिएक्शंस के लिए होता है, जो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NG/RT होता है वो गैस के लिए, तो वो सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से देखते हैं, यहाँ पे क्या देखो डेल्टा यू दिया हुआ है, प्रेशर कांस्टेंट है, और वॉल्यूम चेंज हो रहा है मोल से, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे H इक्वल टू यहाँ से डेल्टा एच लिख सकते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू प्लस PV लिखते हैं, डेल्टा PV। अब तो प्रेशर तो कांस्टेंट, तो प्रेशर तो बाहर ले लो और डेल्टा V कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस प्रेशर कांस्टेंट है क्योंकि 2 ATM में कांस्टेंट ही लग रहा है, P बाहर आ जाएगा, P डेल्टा D हो जाएगा। अब देखो डेल्टा यू की वैल्यू कितना है, 30 पुट कर दो, 30 प्लस P प्रेशर 2 ATM हो गया, डेल्टा भी कितना है, 3 लीटर से क्या आ जाना है, 7 लीटर थे, यानी 7 माइनस 3 कर दो, 4 हो जाएगा। 4 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो गया, तो 30 प्लस 8 इक्वल टू कितना हो गया, 38। आंसर तुम्हारा ATM लीटर में ही आएगा, क्योंकि ये देखो ATM लीटर में ही दिया हुआ है और यहाँ से ATM इंटू लीटर ही मल्टीप्लाई किया है, तो डेल्टा यू कितना आ गया, 38 ATM लीटर। ये भी यूनिट होता है, जूल की एक यूनिट ये भी होता है, ATM लीटर 101.3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ATM लीटर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जूल में कन्वर्ट होता है। इसमें देखो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ATM लीटर। तो एंथैल्पी से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं तो उसमें बस एक बेसिक फॉर्मूला में ध्यान रखना होता है, रिएक्शंस के लिए ध्यान रखना है, आइडियल गैस के लिए ध्यान रखना होता है, बाकी सब जो भी आता है उससे डिराइव करके क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, मैच दो कॉलम, इधर रिएक्शंस दिया हुआ है, इधर डेल्टा एच की वैल्यू दिया हुआ और मैच करना है, ठीक है। तो पता है जो थर्मोडायनामिक्स में डेल्टा एच का बताया था, डेल्टा एच कोई किसी भी रिएक्शंस के लिए क्या होता है, डेल्टा रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच का जो फॉर्मूला होता है चेंज इन एंथैल्पी का, क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा NG/RT। यहाँ डेल्टा NG क्या होता है, प्रोडक्ट में जो भी गैसेस हैं उनके कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट में जो गैसेस हैं उनके कोफिशिएंट का सम, माइनस करने पे जो आता है वही क्या होता है, वो डेल्टा NG होता है, ठीक है। तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा NG सिंपल फॉर्मूले पर रख के चेक कर लेना कौन किसके लिए सही आ रहा है, ठीक है। तो पहले के लिए देखते हैं H2 प्लस यहाँ पे दो है, यहाँ पे भी 1 और 1 क्या है, 2 है, तो 2 माइनस 2 करेंगे तो डेल्टा NG की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो डेल्टा H इक्वल टू इसके लिए कितना हो जाएगा, डेल्टा यू, मतलब ए के लिए कौन सा आंसर आ जाएगा, 3, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा।
सेकंड के लिए देखो इधर 1 है, इधर क्या है 1 और 1 2 है, कोफिशिएंट 1 1 है। तो तुम्हारे सारे गैसेज में अगर देखो इसमें क्या होता है कि कभी सॉलिड में या लिक्विड में दिया रहता है, प्योर लिक्विड रहता है तो सॉलिड रहता है तो हमें कंसीडर नहीं करना होता, केवल किसके लिए होता है ये गैसेस के लिए होता है। या एक्वस भी रहता तभी भी कंसीडर नहीं करना रहेगा, केवल गैसेस के लिए यहाँ पे डेल्टा एनजी कंसीडर करते हैं। तो 2 और 2 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 में, तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या आएगा 1 RT मतलब प्लस RT। तो वो देख लो कौन सा में, फोर्थ वाले में, तो यानी कि बी का कौन सा हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं N2 + 3S2 यहाँ पे 4 हो जा रहा है और इधर क्या है 2 2 माइनस क्या करेंगे 4 करेंगे तो क्या आएगा -2 आएगा। तो -2 तो यानी कि आंसर कौन सा होगा फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो सी का कौन सा होगा फर्स्ट। और सबसे लास्ट में जो बचा हुआ है देखो 4 और 1 कितने 5 और इधर कितना 2 5 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे 3 रखोगे तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या 3 RT, यानी वो कौन सा हो जाएगा सेकंड। तो डी का कौन सा हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। सिंपल। थर्मो डेल्टा एच के डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं लेकिन उसमें सबसे ज्यादा यूज में आता है ये वाला किसी रिएक्शंस के लिए, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी। तो वहां बस डेल्टा एनजी तुम्हें समझना है कि क्या होता है डेल्टा एनजी, और डेल्टा यू डेल्टा एच कोई भी रिएक्शंस के लिए जो भी कोफिशिएंट होता है तो 1 मोल के लिए रहता है तो वो पर मोल ही दिया रहता है, जो भी डेल्टा एच की वैल्यू दिया रहता है डेल्टा यू की वैल्यू पर मोल के लिए दिया रहता है। अगर किसी ज्यादा मोल के लिए पूछे तो उतने जितने नंबर ऑफ मोल्स के लिए पूछता है उतने क्या करना है मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। ठीक है, ये गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड है क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बताना है। ठीक है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, लिक्विड से किस में जाता है गैस में जाता है। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बताना है किसका मरकरी का। तो देखो वो क्या रहा होगा कि मरकरी लिक्विड में है, इसका फेज चेंज हो रहा है, किसमें जा रहा है मरकरी गैस में जा रहा है। ठीक है, फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज होता है तो इसमें लिक्विड और गैस क्या होता है यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होते हैं। ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है देखो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड, इसका डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या है 0 दिया हुआ है, और डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैस इसका डेल्टा एच एफ दिया हुआ है, दोनों का डेल्टा एच एफ दिया हुआ है। ध्यान रखना यहाँ पे किलो जूल पर मोल में दिया हुआ है, यहाँ पे जूल और जूल में दिया हुआ, और एंट्रोपी दिया हुआ है, इसका डेल्टा एस एंट्रोपी लिक्विड का और एंट्रोपी गैस का दिया हुआ है। तो जो भी बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं डेल्टा एच इक्वल टू लिख सकते हैं क्या होता है डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है डेल्टा जी नॉट। अगर मान लो रिएक्शन के लिए लिखना है तो डेल्टा जी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे डेल्टा एच नॉट, वो भी किसके लिए आएगा रिएक्शंस के लिए आएगा, माइनस टी डेल्टा एच नॉट, ये भी किसके लिए आएगा रिएक्शन के लिए आएगा। देखो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में डेल्टा जी नॉट की वैल्यू, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होता है 0 होता है। ठीक है, ये यहाँ पे वो डेल्टा जी नॉट नहीं है, डेल्टा जी नॉट पॉइंट यहाँ पे डेल्टा जी सिंपल कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा 0, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में से दिया हुआ। तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 का, तो डेल्टा एच इक्वल टू कितना आ जाएगा टी डेल्टा एस। तो यहां से निकाल सकते हैं टेम्परेचर, ये टेम्परेचर कौन सा हो जाएगा इसी जिस टेम्परेचर पे फेज चेंज हो रहा है वो कौन सा आएगा बॉइलिंग पॉइंट ही होगा। तो डेल्टा एच डिवाइड भी क्या आ जाएगा डेल्टा एस, ये दोनों के लिए वैल्यू निकाल के क्या करेंगे पुट कर देंगे। अब देखो यहाँ से टेम्परेचर, अब वैल्यू निकालते समय ध्यान रखना डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकालना होता है क्या करते हैं, अगर फॉर्मेशन दिया रहता है डेल्टा एच का तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, अगर कंबस्शन दिया रहता है तो क्या करते हैं रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। तो इसका देखो इसका दिया हुआ वैल्यू 60.8 लेकिन इसका 0 दिया तो 60.8 में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 60.8 आएगा। लेकिन ध्यान रखना है किलो जूल पर मोल में था तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 से। अब डेल्टा एस निकालना है तो डेल्टा एस डी एंट्रोपी, किसी रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज निकालना होता है तो क्या करते हैं प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी करते हैं। हम प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या 174 में से क्या करेंगे 174.4 माइनस क्या कर लेंगे 77.4 कर लेंगे। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें से माइनस करके यहाँ से टेम्परेचर कितना आ जाएगा तुम्हारा 626.8 केल्विन, ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा 626.8 केल्विन। ये जो डेल्टा दिया हुआ है डेल्टा नॉट दिया हुआ वो उस कंपाउंड का स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, तो
तो जो डेल्टा जी होता है, डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में डेल्टा जी क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, टेम्परेचर इक्वल टू डेल्टा एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी डेल्टा एच। यहाँ से टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आ जाएगा 626.8 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2128 कह रहा है क्राइटेरिया ऑफ कंसिडरिंग एंट्रोपी एज थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। एंट्रोपी को थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी फॉर एनी प्रोसेस, कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप प्रोसेस होता है। तो देखो स्पॉन्टेनियस होने के लिए दो चीजें होना चाहिए, डेल्टा जी क्या होना चाहिए, लेस देन 0। अगर डेल्टा जी की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। जनरली जो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं जिसमें हीट रिलीज होता है वो चीजें अपने आप ही होती रहती हैं, वो सारे क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होते हैं। जिसमें हीट रिक्वायर्ड होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो सारे क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि हमें उसमें अलग से हमें क्या करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है, हीट देना पड़ता है। जिसमें हमें अलग से ड्राइविंग फोर्स लगाना पड़े वो क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। जिसमें अपने आप स्मूथली होता है तो क्या स्पॉन्टेनियस होगा। तो दो कंडीशन होता है, डेल्टा जी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। और एंट्रोपी के कंसीडर में करें तो डेल्टा एस टोटल जो होता है, डेल्टा एस टोटल वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन है, तो इसमें से डेल्टा एस टोटल देखो, यहाँ पे देखो दोनों ऑप्शन सेम ही सेम है, तो कोई एक ऑप्शन क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। डेल्टा एस ऑफ सिस्टम और डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग टू बी पॉजिटिव, इनकी वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है। तो आंसर क्या है, ए कोई सा जगह, दोनों ऑप्शन क्या है, सेम है। तो ये दो कंडीशन होते हैं फॉर स्पॉन्टेनियस होने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 163 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, द रिएक्शन आर गिवन बिलो, दो रिएक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। पहला रिएक्शन क्या है, ग्रेफाइट है, ठीक है। कार्बन के दो इलेक्ट्रोप होते हैं, ग्रेफाइट डायमंड। तो ग्रेफाइट के हीट कर रहे हैं, पहले ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं CO2 में, तो कितनी हीट रिलीज हो रही है, डेल्टा एच निगेटिव दिया हुआ है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी हीट रिलीज हो रहा है, तो 393.7 किलो जूल पर मोल ही दिया रहता है वहां पे, किलो जूल क्यों लिखा रहता है, तो भी क्या समझ, किलो जूल पर मोल, और किलो जूल पर मोल दिया हुआ तो कोई बात नहीं। अगर डायमंड है, ठीक है, डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो रहा है तो भी हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है। किसमें -2.1 किलो जूल पर मोल हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ डायमंड विल बी गिव, डायमंड का कितना अमाउंट चाहिए, वेट कितना चाहिए, ठीक है, वेट बताना है डायमंड का, जो 800 किलो जूल प्रोड्यूस करे ऑन हीट ऑफ बर्निंग, ठीक है, डायमंड के बर्निंग पे। तो मतलब देखो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, रिएक्शन क्या है, कार्बन, यहाँ पे देखो डायमंड इसको हीट कर रहा है, ये किसमें करंट होगा, CO2 गैस में। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा मतलब इसका वेट कितना चाहिए जिससे ये इतना प्रोड्यूस हो जाए। तो पहले तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच निकाल लेते हैं कि इसके एक मोल के लिए जो डेल्टा एच निकालते हैं वो क्या होता है, एक मोल के लिए अगर जो कोफिशिएंट यहाँ पे रहता है ना उसी कोफिशिएंट के लिए रहता है। अगर यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो 1 मोल के लिए जो डेल्टा एच है, मतलब 1 मोल डायमंड अगर बर्न होगा तो कितनी हीट रिलीज होगी वो दिया। तो इन दोनों रिएक्शन का यूज करके इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच निकाल सकते हैं। तो डायमंड इधर दिया होगा, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट, दोनों को अगर ऐड कर दें तो ये रिएक्शन फॉर्म हो जाएगा। तो दोनों रिएक्शन को ऐड कर देते हैं, रिएक्शन 1 और 2 को, अगर 1 + 2 करते हैं तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एच की वैल्यू भी ऐड हो जाएगा। तो इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू कितना आ जाएगा, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच कितना आ जाएगा, डेल्टा एच इक्वल टू -395.8 किलो जूल, यहाँ पे पर मोल ही दिया रहता है, ठीक है। एक मोल के लिए पता चल गया तुम्हारा कितना है, इतना आ रहा है, मतलब कार्बन के, डायमंड के। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि कितना वेट डायमंड का रिक्वायर्ड होगा जिससे 800 किलो जूल की एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो मान लेते हैं वेट क्या है, W मान लो। अब तो वेट मान लीजिए, कार्बन का वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास कितना, एटॉमिक मास कितना होता है 12। तो वेट इतने मोल हो गए, अगर मान लो W वेट लेते हैं कितने मोल हो गए, एक मोल के लिए इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इतने मोल के लिए कितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, 800 किलो जूल के बराबर। यानी कि इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 395.8 किलो जूल पर। अब ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, 800 के बराबर हो जाना चाहिए। तो यहाँ से कितना वेट आएगा वो पता चल जाएगा, डायमंड का कितना वेट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ से वेट निकालने के लिए कितना आ जाएगा, 24.25 ग्राम क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।
यहाँ तो ये देखो थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी रहता है क्वेश्चन सब में क्या रिएक्शन से रिलेटेड रहता है। देखो जो भी इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उससे रिलेटेड रिएक्शन लिखो, जो पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड रिएक्शन, और दो तीन रिएक्शन को ऐड करके तीसरे को कंबाइन करना था। बाकी सबका पता होना चाहिए तुम्हें। डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन कैसे लिखते हैं, डेल्टा एच ऑफ कॉम्बशन की रिएक्शन कैसे लिखते हैं, बॉन्ड एनर्जी की बॉन्ड एंथैल्पी की रिएक्शन कैसे लिखते हैं, एटमाइजेशन का रिएक्शन कैसे, न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन कैसे लिखते हैं, ये सब कल रिएक्शन लिखो। जो इन्फॉर्मेशन जो पूछा जा रहा है उस पर रिएक्शन में क्या करते हैं, दो तीन रिएक्शन का यूज करके कन्वर्ट करके सॉल्व करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 195। ये तुम्हारा किससे रिलेटेड है, थर्मोकेमिस्ट्री का ये। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी से रिलेटेड है, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, दो तीन का फॉर्मेशन, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन मतलब डेल्टा एच और बॉन्ड एनर्जी का कंबाइन करके क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो जो जो इन्फॉर्मेशन है उससे पहले लिख लेते हैं। देखो क्या क्या दिया हुआ है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच एच एंड एच सी एल। एच एच की एनर्जी दी हुई कितनी, 430 किलो जूल पर मोल। CL का कितना दिया हुआ है, 242 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और डेल्टा HF दिया हुआ है HCl का। ठीक है, तो व्हाट विल बी द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl, HCl का बॉन्ड एंथैल्पी। तो एक काम करते हैं, तो ये सबके बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है, तो जो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ तो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, अगर HCl का डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन लिखेंगे तो तरीका क्या होता है, HCl जो भी इसको फॉर्म करना है। ठीक है, तो इसका क्या ले लेते हैं, 1 मोल ले लेते हैं। कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए कि 1 मोल फॉर्म करने के लिए कहां से, अपने सबसे स्टेबल फॉर्म से क्या होना चाहिए, गैसियस फॉर्म से, सॉरी सबसे स्टेबल फॉर्म से क्या होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए, जिस फॉर्म में वो एटम क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो H2 Cl2 दोनों गैस फॉर्म में होते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाफ H2 गैस ले लेंगे, हाफ Cl2 गैस ले लेंगे। तो यहाँ से रिएक्शन करेंगे तो HCl फॉर्म। अब इस रिएक्शन का डेल्टा H कितना दिया हुआ है, इस रिएक्शन का डेल्टा H 91 किलो जूल पर मोल क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम क्या करना है, तो एक तो बॉन्ड एनर्जी दिया HCl की बॉन्ड एनर्जी, तो एक तो किसी भी रिएक्शन का अगर सारे के बॉन्ड एनर्जी पता हो तो डेल्टा H लिख सकते हैं। किसी रिएक्शन के लिए क्या करना, रिएक्टेंट के सारे बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं जितनी एनर्जी चाहिए, माइनस प्रोडक्ट के सारे बॉन्ड को ब्रेक कर देते थे जितनी एनर्जी चाहिए, तो वो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर देते तो क्या होता है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आ जाता है। और डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है इसका 91, तो यहाँ से लिख देते थे, क्या हो जाएगा, एच एच की बॉन्ड एनर्जी, रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एच एच की बॉन्ड एनर्जी कितना है 430 प्लस हाफ इंटू CL की बॉन्ड एनर्जी कितनी है 242, माइनस क्या कर देंगे यहाँ पे HCl की बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl, और डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन कितना दिया हुआ है 91 दिया हुआ, तो यहाँ पे 91 रख लेते हैं। 91 ऐसे सॉल्व करेंगे तो 215 प्लस 121 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl आ जाएगा। तो इसको इधर कर लेते हैं और इसको माइनस कर लेते हैं, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा यहाँ से, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl कितना हो जाएगा 63213 माइनस 91, सॉल्व कर लेंगे तो 16 में 6 में 5 कितना जाएगा 242 किलो जूल पर मोल। ये आंसर आ जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। सिंपल, तो जो डेटा दिया हुआ है उसको लिख लो और बॉन्ड एनर्जी, बस ये ध्यान रखना है कि जो डेल्टा एच रिएक्शन लिखते हैं वो किसके लिए, बॉन्ड एनर्जी की केस में क्या होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना होता है, कंबशन के टर्म में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना होता है, फॉर्मेशन के टर्म में डेल्टा एच फॉर्मेशन दिया तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना होता है। ये सब ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 2 मोल ऑफ जिंक, जिंक क्या दिया 2 मोल है, इट डिसॉल्व इन HCl एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, देन द वर्क डन इन द ओपन वेसल। ठीक है, वर्क डन बताना है। ठीक है, तो ये देखो थर्मोडायनेमिक्स का वर्क डन से रिलेटेड है, देखो जिसमें रिएक्शन से रिलेटेड है,
तो सिंपल जो थर्मोडायनेमिक्स में केमिस्ट्री में जो वर्क हम लोग लिखते हैं, वर्क इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी होता है, ठीक है। अगर देखो आइडियल कोई गैस है, गैस के लिए अगर हम लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं, पी वी इक्वल टू एनआरटी लेते हैं, तो पी डेल्टा वी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, डेल्टा एन जी आर टी लिख सकते हैं। ये केवल उसमें किसके लिए होगा, जो गैस रहेगा गैस के लिए कंसीडर करेंगे। डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आएगा, केवल गैस के लिए ही क्या करना होता है, कंसीडर करना होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा एन जी आर टी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जितने भी गैस होते हैं गैस के लिए क्या करना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देंगे। अब देखो इसमें रिएक्शन पहले लिख देते, जिंक को HCl में डिसॉल्व करते हैं तो होता क्या है, मान लो जिंक तो तुम्हारा क्या रहेगा, सॉलिड फॉर्म में हो गया, ठीक है। HCl एक्वस होगा, इसको डिसॉल्व करेंगे तो किसमें जाएगा, ZnCl2, ये भी क्या होगा एक्वस, यहाँ से क्या आएगा H2 गैस आएगा, सॉरी ये भी एक्वस होगा, लेकिन गैस केवल कौन सा होगा, H2 गैस होगा। तो इनको तीनों से तो हमें मतलब नहीं, क्योंकि ये एक्वस है, ये एक्वस है और ये सॉलिड है, केवल मतलब किससे, H2 से। पहले रिएक्शन को बैलेंस भी कर लो, जिंक करोगे क्या 2 आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, 2HCl। ये इन तीनों से मतलब नहीं, H2 का कोएफिशिएंट क्या है 1। तो डेल्टा एनजी की अगर वैल्यू निकालेंगे इस रिएक्शन से, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आएगा, 1 माइनस 0 यानी 1 आ जाएगा। तो यहां से लिखते हैं कितना आ जाएगा, डेल्टा एनजी की वैल्यू माइनस, यहाँ पे माइनस तो है, 1 माइनस 0 करें तो 1 हो जाएगा। आर की वैल्यू 25/3 कर लेते हैं, 8.3 जूल पर मोल होता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा 298। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, जितना आंसर तुम्हारे यहाँ से आंसर आएगा किसमें, जूल में आएगा, लेकिन आंसर किसमें दिया हुआ, किलो जूल में दिया हुआ। तो डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 1000 भी कर दो, 1000 कर देंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किलो जूल में कन्वर्ट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कौन सा आंसर आ जाएगा, -4.955 किलो जूल क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ से वर्क, ठीक है। तो एक चीज देखो, इससे जिसमें रिएक्शन से रिलेटेड डायरेक्ट वर्क पूछता है, वहां तो पहले तो रिएक्शन पता होना चाहिए तुम्हें, और ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वर्क इक्वल टू क्या है, माइनस डेल्टा एन जी आर टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, ये भी देखो 1 मोल ऑफ आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर, मतलब H2O है, सॉलिड फॉर्म में होगा, और इसमें कन्वर्ट हो रहा है H2O लिक्विड, वाटर में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है एट 373 केल्विन। टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या आ रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है सॉलिड से लिक्विड में, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड। इसका एंट्रोपी दिया हुआ है, H2O सॉलिड का एंट्रोपी कितना दिया हुआ है 38.2, और इसका दिया हुआ है 60.01, ठीक है। ऑब्वियसली बताया कि जैसे क्या होता है, सॉलिड की एंट्रोपी कम होती है, लिक्विड की एंट्रोपी क्या होती है ज्यादा, उससे ज्यादा किसका होता है, गैस का होता है। देन द एंथैल्पी चेंज फॉर द कन्वर्जन, तो डेल्टा एच क्या करना है, बताना है इसके लिए, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन होता है, गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड रहता है, ठीक है। जहां पे भी फेज चेंज होता है तो गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी और एंथैल्पी में रिलेशन होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा सी, इसका सबसे ज्यादा यूज आता है। और गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम, जहां पे फेज चेंज हो रहा होता है वहां पे वो क्या होता है, जीरो होता है। तो सिंपल कर देंगे, क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ से डेल्टा जी की वैल्यू 0, टी डेल्टा एस को इधर लेते आएंगे, तो डेल्टा एस इक्वल टू इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच की वैल्यू फाइंड करना है। डेल्टा एस देखो टी दिया हुआ है 273 केल्विन, डेल्टा एस की वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब रिएक्शंस के लिए देखना है, रिएक्शन के लिए निकालना है तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी करते हैं, तो 60.01 माइनस क्या कर देंगे, डेल्टा एस की वैल्यू कितना हो जाएगा 60.01 माइनस 38.2, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ 273, यहाँ से डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ से जो भी आंसर होगा तुम्हारा टिक कर देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 4 एसिड ए बी सी डी, ठीक है।
इन चारों का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया हुआ है 13.7, 9.4, 12 और 12.4 किलो कैलोरी रिस्पेक्टिवली। दे आर न्यूट्रलाइज बाई अ कॉमन बेस। एक कोई कॉमन बेस है, ठीक है, मान लेते हैं कोई कॉमन बेस, स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं, ठीक है। NaOH से न्यूट्रलाइज करा रहे हैं। कोई एसिड क्या है, A है, फिर B है, C है एंड D है। इन चारों को अलग से न्यूट्रलाइज करा रहे हैं। तो जो हीट रिलीज हो रहा है उसमें इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। तो एक चीज देखो, ये थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से रिलेटेड। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस 1 इक्विवेलेंट, इसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट यदि रिएक्ट करते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 13.7 किलो कैलोरी। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करता है तो अब देखो ये एनर्जी केवल एक ही 13.7 है, बाकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज हो रही है तो कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कौन सा वीक एसिड होगा। तो अब देखो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो आसानी से दोनों क्या होता है, रिएक्ट कर देते हैं। वीक होता है तो उसको ब्रेक आसानी से होता है, ब्रेक होने के लिए क्या होता है, थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है। तो कुछ एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, तो फाइनल जो एनर्जी रिलीज होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो ये जान लो कि अगर डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यदि डिक्रीज करता है तो उसमें से जो एसिडिक या बेसिक जो भी होगा, मान लो एसिडिक ही कंसीडर करें, तो वो एसिडिक क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्योंकि अगर कम एसिडिक रहेगा तो उसकी कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, यानी कि जो नेट एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो देखो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें आ रहा है, 30A में। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो जाएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये हो जाएगा। देन किसमें आ रहा है, 12.4 में एनर्जी रिलीज हुई। यहाँ माइनस साइन डेल्टा एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा नहीं कि माइनस की साइन की वैल्यू कम है। तो 12.4 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए डेल्टा एस क्या लिखते हैं, -1। ये हो गया। फिर कौन सा आ जाएगा, डी। डी की वजह से कौन सा आ जाएगा, सी। सी की वजह से डी आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा ADCB। ADCB डी आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, ठीक है। क्या है इसमें, अ सॉल्यूशन ऑफ 500 ml of 2m KOH, ठीक है, इज एडेड इनटू 500 ml of 2m HCl। मतलब KOH की रिएक्शन किससे करा रहा है, HCl से करा रहे हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा सिंपल, KCl प्लस H2O आएगा। तो पहली बार में देखो, ठीक है, इतना यूज किया जा रहा है। देन दो टेम्परेचर राइज इज T1। तो इस केस में क्या हो रहा है, टेम्परेचर T1 आ रहा है। एक्सपेरिमेंट इज देन रिपीटेड यूजिंग 250 ml। अगर फिर से 500 की जगह पे क्या ले रहे हैं, 200 ml 250 ml लेके क्या कर रहे हैं, सॉल्व करते हैं। देन टेम्परेचर क्या आ रहा है, T2 आ रहा है। तो T1 और T2 में रिलेटेड बताना है कि क्या ट्वाइस होगा, डबल होगा, इक्वल होगा, इससे रिलेटेड बताना है। तो देखो एसिड और बेस से रिलेटेड और हीट ऑफ मतलब न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन है। तो पहले चलो मोल निकालते हैं इसके। पहला केस यहाँ तक है, T1 टेम्परेचर तक, यहाँ तक देखते हैं कि 500 ml है। तो मोल निकालना है KOH का। अगर मान लो मोल निकलता है 2 इंटू क्या करेंगे, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 लिखेंगे। तो 0.5 इंटू 2 करेंगे तो मोल कितना आ जाएगा, 1 मोल। HCl का अगर निकालेंगे तो ऐसे क्या आएगा, HCl का 1 मोल। तो इसके 1 मोल और 1 मोल से अगर मान लो देखो ये इनके ग्राम इक्विवेलेंट भी 1 होंगे, तो सीधे अगर पता है तो जो डेल्टा एच आएगा वो कितना आएगा, 13.7 किलो कैलोरी आएगा, ठीक। क्योंकि 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या आता है, 13.7 किलो कैलोरी आता है। सेकेंड टाइम पे जब इन दोनों का क्या है, 250 ml यूज कर रहे हैं, ये तो फर्स्ट टाइम के लिए होगा। सेकेंड टाइम जब दोनों का रेट का तो 250 मिलते हैं, 0.25 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 0.5। यानी इसका 0.5 मोल है, इसका 0.5 मोल है। तो डेल्टा एच कितना आएगा, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट यदि रिएक्ट करते हैं तो 13.7 आएगा। तो इसका सीधे हाफ कर दे रहे हैं, हाफ ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका सीधा हाफ हो जाएगा, 13.7 किलो कैलोरी डिवाइड में क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन हमें डेल्टा एच से रिलेटेड नहीं बताना, हमें बताना क्या, टेम्परेचर से रिलेटेड, कि टेम्परेचर का क्या होगा। तो चलो डेल्टा एच यहाँ पे दिया हुआ और इसके लिए डेल्टा एच क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो टेम्परेचर क्या होगा दोनों ही केस में, डेल्टा एच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, NCP डेल्टा टी। इससे इसी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मोल 1 था तो इतना आया, यहाँ पे मोल क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 था,
यहाँ पे Cp डेल्टा टी कर लेते हैं, 0.5 है, तो ये 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा, दोनों सेम ही केस है, तो दोनों के लिए डेल्टा टी क्या आ जाएगा, पहले केस में डेल्टा टी 1 और दूसरे केस में डेल्टा टी 2 क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। और प्रोसेस एक ही जगह से स्टार्ट किए तो दोनों का डेल्टा टी तो क्या, मोल चेंज हो रहा है, मोल 1 है तो यहाँ पे हाफ हो जा रहा है, इसलिए एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मगर मोल कम लेंगे तो, लेकिन डेल्टा टी क्या होगा, सेम रहेगा। तो इनिशियल टेम्परेचर यदि सेम ही से स्टार्ट कर रहे हैं तो फाइनल टेम्परेचर भी क्या आएगा, सेम आएगा, यदि डेल्टा टी 1 और डेल्टा टी 2 क्या है, बराबर है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 आंसर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, ये भी थर्मोप्लास्टिक एंड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से रिलेटेड ही है। कह रहा है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH एंड HCl इज इतना दिया हुआ 57.46 किलो जूल। देन द हीट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है, हीट ऑफ आयोनाइजेशन जो जो दिया हुआ उसको पहले लिख लेते हैं। तो देखो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन देखो क्या है, NaOH प्लस HCl रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। इसका जो डेल्टा एच आता है वो दिया हुआ कितना, -57.46 किलो जूल पर मोल। पर मोल या पर ग्राम इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं। NaOH और HCl के लिए तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और मोल क्या होगा, बराबर, क्योंकि एन फैक्टर दोनों का क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। अब अगर हीट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, हीट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर की रिएक्शन कौन सी होगी, H प्लस एंड OH माइनस, ये क्या होगा, इसका डेल्टा एच बताना है। तो एक चीज सोचो, इसमें ये रिएक्शन ये जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, ये NaOH, ये किस फॉर्म में, यहाँ पे OH माइनस ही है, यहाँ से H प्लस, ये कंबाइंड होकर बनाता है H2O बनाता है। इस रिएक्शन का ये OH माइनस H2O कंबाइंड होकर H2O बनाता है, तो इसके लिए डेल्टा एच दिया हुआ है, क्योंकि Na प्लस और Cl माइनस तो यहाँ भी सॉल्यूशन में ही होते हैं, Na प्लस Cl माइनस में, तो उससे इफेक्ट नहीं आएगा। OH माइनस H प्लस कंबाइन होकर H2O बना रहा है, तो उसका डेल्टा एच दिया हुआ इतना। तो अगर H2O ब्रेक हो रहा है H प्लस OH माइनस, तो इसका डेल्टा एच क्या हो जाएगा, केवल क्या करेंगे, रिएक्शन को तो रिवर्स ही तो किया गया है, रिवर्स किया गया तो साइन क्या कर देंगे, रिवर्स करते हैं, यानी कितना जाएगा, प्लस 57.46 किलो जूल पर इक्विवेलेंट आता है, यानी क्या आंसर कौन सा आ जाएगा, बी आंसर हो जाएगा 57.46। चलो नेक्स्ट 59 नंबर देखते हैं, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH4 एंड C2H6, इन दोनों का क्या दिया हुआ है, डिसोसिएशन दिया हुआ है। डिसोसिएशन मतलब इनके सारे बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वही क्या होता है, डिसोसिएशन एनर्जी होता है। तो इन दोनों के लिए क्या दिया हुआ, डिसोसिएशन एनर्जी दिया, देन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन, तो कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड एनर्जी बताना। तो पहले लिखते हो CH4 का स्ट्रक्चर बनाओ, CH4, तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, एक कार्बन आ जाएगा और 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे एटम के फॉर्म में, अगर सारे बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं तो, ठीक है, गैसियस फॉर्म में, ये भी गैसियस फॉर्म में। तो इसका डेल्टा एच कितना दिया हुआ है, कितना चाहिए, 360 किलो कैलोरी। तो ये कैसा आएगा, इसके चारों कितने बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, 4 CH के बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। मतलब अगर 4 इंटू एक CH की बॉन्ड एनर्जी एक CH की बॉन्ड एनर्जी इंटू 4 करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 360 के बराबर आ जाना चाहिए, क्योंकि टोटल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 360 तो 4 इंटू करेंगे इतना तो क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो यानी कि इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी आ गई, CH की बॉन्ड एनर्जी आ गई 360 डिवाइडेड 4 करेंगे तो कितना आ गया, 90 कैलोरी पर मोल हो गया। अब ऐसे दूसरा इंफॉर्मेशन यूज करते हैं C2H6 का, तो C2H6 का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या आएगा, इसके सारे बॉन्ड को ब्रेक कर दो तो क्या आ जाएगा, 6 हाइड्रोजन प्लस 2 कार्बन आ जाएंगे। इसका डेल्टा एच कितना दिया हुआ, 620 दिया हुआ। ये कितने बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड कौन सा, CH के, 6 इंटू CH के बॉन्ड एनर्जी प्लस एक क्या है, कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड एनर्जी की बराबर किसके हो जाएगा, 620 के बराबर कर देंगे। अब 620 देखो, इसकी तो बॉन्ड एनर्जी हमें पता है 90, तो क्या करेंगे 6 इंटू 90 प्लस कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी इक्वल टू कितना होगा 620, और यहाँ से कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी 620 माइनस क्या हो जाएगा
540, यानी आंसर कितना आ जाएगा 80 किलो कैलोरी पर मोल क्या हो जाएगा, सी कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी। तो कुछ भी नहीं, देखो जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको लिखो और वैल्यू देखो क्या क्या दिया हुआ, वहां से जो पूछा जा रहा है वहां पे अपने आप क्या हो जाएगा कैलकुलेट। दो इन्फॉर्मेशन दिया था, इसकी बॉन्ड एनर्जी, इसकी बॉन्ड एनर्जी, दोनों को सारे बॉन्ड को ब्रेक कर दो तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वही क्या होगी, बॉन्ड एंथैल्पी होगी। और वहां से क्या करेंगे, कार्बन कार्बन की बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर कह रहा है कि बेस्ड ऑन द गिवन वैल्यू गिवन, जो वैल्यू गिवन दिया हुआ उसके बेसिस पे क्या बताना है, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, इसका N2H4 का फॉर्मेशन का एंथैल्पी बताना है, ठीक है। और ये डेटा दिया हुआ है, ये ऑप्शंस है कि सबकी बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है। N की बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है, HH की बॉन्ड एनर्जी, N ट्रिपल बॉन्ड N की और NH की बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो जो दिया हुआ पहले उसके रिएक्शन लिख लेते हैं। फॉर्मेशन का क्या लिखना है, N2H4 का फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखना है, मतलब डेल्टा एच फाइंड करना है, तो पहले वो रिएक्शन लिख लेते हैं। तो N2H4 का अगर फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखना होगा तो क्या करेंगे, N2H4 का क्या फॉर्म होना चाहिए, 1 मोल फॉर्म होना चाहिए। N2H4 का क्या होना चाहिए, 1 मोल फॉर्म। और ये कहां से आना चाहिए, अपने जो भी एटम है वो सबसे स्टेबल फॉर्म से आना चाहिए, जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं। तो N2 क्या हो जाएगा यहाँ से, N2 गैस प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 2H2 गैस ले लेंगे, तो ये N2H4 हो जाएगा। अब इस रिएक्शन का क्या हम लिखते हैं, डेल्टा एच फाइंड कर लेते हैं। जो डेल्टा एच आएगा वही क्या हो जाएगा, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन है, क्योंकि हमने फॉर्मेशन की रिएक्शन लिख ली है, ठीक है। अब जो बॉन्ड एनर्जी दिया है, तो बॉन्ड एनर्जी से किसी रिएक्शन का हम अगर निकालना हो, हमें क्या निकालना हो, डेल्टा एच निकालना हो, एंथैल्पी रिएक्शन का एंथैल्पी निकालना हो, बॉन्ड एनर्जी दिया रहता है तो क्या करते हैं, रिएक्टेंट की बॉन्ड एंथैल्पी माइनस प्रोडक्ट की बॉन्ड एंथैल्पी कर देते हैं। तो देख लो यहाँ पे N2 का स्ट्रक्चर क्या होगा, N ट्रिपल बॉन्ड N होगा, H2HH बॉन्ड हो जाएगा। तो जो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, NN की बॉन्ड एनर्जी प्लस HH की बॉन्ड 2 इंटू क्या हो जाएगा, HH की बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि 2 कोएफिशिएंट है ना, तो 2 के माइनस क्या कर देंगे, N2H4 का स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो क्या आ जाएगा, तो एक NN बॉन्ड है और 4 क्या है, NH बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू NH बॉन्ड प्लस एक NN बॉन्ड की एनर्जी है। इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो N ट्रिपल बॉन्ड N की बॉन्ड एनर्जी कितना दिया हुआ है, 941 प्लस 2 इंटू HH की बॉन्ड एनर्जी 436 माइनस क्या कर लेंगे 4 इंटू NH की बॉन्ड एनर्जी कितना है 398, 4 इंटू 398 प्लस NN की बॉन्ड एनर्जी सिंगल बॉन्ड 159, इसको सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा आंसर तुम्हारा, 62 किलो जूल पर मोल आंसर आएगा। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन गलत दिया हुआ है यहाँ पे, आंसर तुम्हारा कितना आएगा 62 किलो जूल पर मोल आंसर आ जाएगा, ठीक है।